हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो स्वागत है आपका हमारे और आपके इस खूबसूरत से चैनल पर जिसका नाम है ट्राई स्टार क्लासेस। मैं हूँ आयुष दीक्षित और आपका बायोलॉजी फैकल्टी। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 11th का चैप्टर है बच्चा, और इसमें हमारा आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सेल होता क्या है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा सेल का, फिर सेल थ्योरी देखी, उसके बाद हम लोगों ने उन साइंटिस्ट के बारे में देखा जिन्होंने सेल थ्योरी दी है, सेल की डिस्कवरी की है। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। सेल का इवोल्यूशन से क्या कनेक्शन था, कैसे सेल उत्पन्न हुआ हमारे इस पृथ्वी पर, सेल को द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, हम लोग ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। ऑफ सेल, ठीक है जी। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, हम लोग ये तो देख चुके थे कि सेल होता क्या है और कितने प्रकार के सेल होते हैं। मल्टी सेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। हम लोग ये सब समझ चुके थे। मोटी मोटी सी बात, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, ये सब हम लोग ऊपर ऊपर से बस देख कर आ गए थे कि हाँ हाँ भाई साहब ये होता क्या है। ठीक है, ये चीज समझ गए थे। आज हम लोग हल्का सा, बहुत हल्का सा डिटेल में जाएंगे कि सेल के वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। वो भी अब बस हम लोग अभी ऊपर ऊपर से देखेंगे, जैसा एनसीईआरटी में ऑर्डर दे रखा है। अभी हम लोग बस उसको ऊपर ऊपर से देखेंगे और उसके बाद हम लोग हर एक कंपोनेंट की बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए कि इतना ही पढ़ाएंगे, क्या यही था इनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है कि एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि सेल की स्टडी को कहते क्या है? स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। हम लोग ने उस दिन बात करी थी साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में अंतर क्या होता है, याद है? जिसको याद है वो नीचे कमेंट्स में आंसर लिखेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन पॉइंट्स को बता चुका हूँ साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी। तो स्टडी ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। और सेल की स्टडी करने के लिए हम लोग दो चीजों का, अगर एनिमल सेल की स्टडी करनी है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं किसको? ह्यूमन चीक की सेल को, ह्यूमन चीक सेल को। ठीक है, और प्लांट सेल की स्टडी करनी है तो हम लोग किसको लेते हैं? अनियन पील, यानी कि प्याज के छिलके की सेल को लेते हैं। ठीक है जी। यदि हम लोग को एनिमल सेल की स्टडी करनी है तो किसकी? देखो, गाल का अंदर वाला हिस्सा, मुंह खोलोगे तो अंदर इस साइड का जो हिस्सा होता है, छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं वहां का और उसकी स्टडी करते हैं। तो हम लोग किसकी स्टडी कर रहे होते हैं? एनिमल सेल की। और यदि हम लोग को प्लांट सेल की स्टडी करनी है तो हम लोग क्या लेते हैं? अनियन पील, यानी कि प्याज का छिलका। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा था और उस हिसाब से मैंने बताया है। तो चलो, ये तो हम लोग ने देख लिया कि स्टडी ऑफ सेल को बोलते क्या है। और हाँ, सेल की स्टडी हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, दो क्या, तीन प्रकार। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ये, तो हम लोग वेरियस स्ट्रेन्स का यूज करते हैं। क्या? वेरियस
स्टेन्स का। वेरियस स्टेन्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं अपने आप से बता रहा हूँ आपको कैसे। ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है बट बताना पड़ रहा है क्योंकि जरूरी है बेसिक्स के लिए, ठीक है। देखो जैसे ये हमारा एक सेल है मान लो, ठीक है, ये हमारा एक सेल है और ये जो सेल है, अब देखो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या फिर राइबोसोम्स हो गए, गोल्गी अपैरेटस हो गया, ठीक है। ये जितने भी चीजें हैं ये सारी कलरलेस होती हैं। क्या होती हैं? कलरलेस, ठीक है। तो हम लोग को ये वेल डिफाइंड मैनर में दिखती नहीं है, पर अगर हम लोग इनको कलर कर दें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कौन सा कलर चढ़ता है, मतलब कौन सा स्टेन चढ़ता है। स्टेन का मतलब होता है एक तरह से कलर कर देना, किसी चीज को कलर करना, ठीक है। केमिकल्स के द्वारा किसी भी सेल ऑर्गेनल को जब कलर कर दिया जाता है उसको बोलते हैं क्या? स्टेनिंग। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो जैसे ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इनिशियली यानी कि प्रारंभिक अवस्था में अगर हम लोग ऐसे ही देखें, मान लो हम लोग ऐसे लगा दिया उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर और हम लोग ऐसे ही उसके ऑर्गेन्स को ऑब्जर्व करें, तो हो सकता है उतनी क्लियरिटी के साथ हम लोग को ये सारी चीजें ना दिखाई दें, ठीक है जी। अब जैसे डीएनए है, डीएनए को हम लोग किससे स्टेन करते हैं? बेसिक फ्यूजन से। माइटोकॉन्ड्रिया है उसको किससे स्टेन करते हैं? जेनस ग्रीन से। ऐसे करके कई सारे स्टेन्स होते हैं, वेरियस स्टेन्स होते हैं। तो क्या होता है, स्टेनिंग करने के बाद वो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल हाईलाइट हो जाता है, वो हम लोग को अच्छे से दिखने लगता है, वो हम लोग को अच्छे से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं और उसकी स्टडी अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब कोई सेल ऑर्गेनल जाता है तो क्या होता है, और हाँ जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जिन भी सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करते हैं वो लिविंग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इतना हाई वोल्टेज होता है कि उनका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण वो लिविंग कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोप के बारे में हमने एक आइडिया दे दिया है। तो सेल की स्टडी करते हैं किससे? माइक्रोस्कोप के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, नेकेड आई से तो सेल दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा सेल के बारे में जान भी लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है जी। ये सेल है मान लो, तो हम लोग वेरियस कंपोनेंट्स में इसको पहले डिवाइड कर देंगे। पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? सेल कवरिंग की। किसकी? सेल कवरिंग, यानी कि सेल की बाहरी लेयर्स की, ठीक है। कवरिंग क्या होती है? बाहरी लेयर्स होती है ना। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये डस्टर रखा है, ठीक है। अब मैं इसको कवर कर दूं तो इसकी बाहरी परत पे ही तो कवर करूंगा, अंदर से तो कवर नहीं कर दूंगा। क्या इसको हम इसके अंदर से कवर कर सकते हैं? नहीं, हम जहां से कवर कर रहे हैं उसकी बाहरी परत से ही तो कर रहे हैं। तो सेल की जो बाहरी परत होती है, बाहरी लेयर्स होती हैं, उसको बोल देते हैं सेल कवरिंग। ये हमारी दो प्रकार की होती है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह भी होती है, बट हम लोग एक मोटी मोटी सी बात लेकर चल रहे हैं अभी। तो क्या है? सेल वॉल और दूसरा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है क्या, कि सेल वॉल हमारी कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है? नॉन लिविंग। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है, ठीक है। बात समझना। जैसे ये हमारी एक सेल है, ये हम लोगों ने बना दी क्या? सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट, टर्जिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि जैसे मान लो ये कवरिंग हमारी क्या है? सेल वॉल है, ये नॉन लिविंग। और इसके अंदर ये मान लो ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो
इस पर हम कुछ भी मार रहे हैं, क्या इसके अंदर वाले पोर्शन पे उतना असर पड़ रहा है? नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, मान लो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, लिविंग पार्ट है, ठीक है। अब जैसे हमने इसको ऐसे दबाया, ये देखो इंक लग गई यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा कुछ समझ मत लेना कि ऐसा, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि देखो सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। ये क्या करती है, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है और सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर आती है क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग होती है। कैसी होती है, लिविंग होती है। और ये डिसाइड करती है कि सेल के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। सेल मेम्ब्रेन ये सब डिसाइड करती है। क्यों? क्योंकि ये होती है लिविंग, इसके अंदर होती है क्या, कॉन्शियसनेस, समझदारी होती है थोड़ी बहुत, इसलिए डिसाइड कर सकती है कि सेल के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। और सेल वॉल के थ्रू सब कुछ जा सकता है, ये टोटली परमिएबल होती है। बट ये क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट और टर्जिडिटी, शेप टू द सेल। सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। बात समझ में? अब जो हार्ड चीजें होंगी वही तो शेप प्रोवाइड कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, वैक्यूल। क्या आता है, वैक्यूल। ठीक है। तो जब हम लोग सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में हम लोग को देखने को मिलता है मेनली वैक्यूल। ये ऐसे करके एक लार्ज स्पेस होती है, ठीक है जी, लार्ज स्पेस होती है। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है, और वेरियस अदर पिगमेंट्स होते हैं, वेरियस अदर पिगमेंट्स जैसे एंथोसाइनिन वगैरह, वेरियस, सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। वेरियस अदर पिगमेंट्स, और क्या होता है, अभी तो ये ओवरव्यू चल रहा है ना, सिर्फ मोटी मोटी बात देख रहे हो ऊपर से झांक झांक के, कि हम लोग एक्चुअली देखो ये चैप्टर एकदम वैसे जैसे कहीं घूमने जाते हो आप लोग, टूरिज्म, जैसे मान लो कहीं जम्मू कश्मीर गए तो वहां पे मैप नहीं लगा होता ओवरव्यू करके कि हम लोग यहाँ पटनी टॉप घूम सकते हो, कश्मीर जा सकते हो, शिव खोड़ी जा सकते हो, वगैरह वगैरह जगहों का मैप लगा होता है। वैसे ही हम लोग एक तरह से इसका मैप देख रहे हैं। अच्छा, हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये बस ओवरव्यू चल रहा है, बस एक मैप के जैसा। ये पूरा चैप्टर बस एक कहानी के जैसे समझो, एक टूरिस्ट के जैसे समझो, कि हम लोग पहले ये ऑर्गन पढ़ेंगे, फिर ये ऑर्गेनल पढ़ेंगे, फिर ये ऑर्गन, फिर ये, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वेरियस अदर पिगमेंट्स। ये एक लार्ज स्पेस होता है सेल के अंदर, वाटर कंटेंट भी होता है इसके अंदर, और सेल का मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है। इसका काम क्या होता है भाई साहब, ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। अब जैसे मान लो हमारे इन दोनों हाथों के बीच में एक वैक्यूल आ गया, मान लो श्रिंक्ड वैक्यूल है, यानी सिकुड़ा हुआ वैक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, सिकुड़ा हुआ वैक्यूल। तो हमारा हाथ अभी ऐसे बिल्कुल ऐसे है, ढीला ढाला सा है कि नहीं। अब जैसे ही ये वैक्यूल फूल जाएगा, यानी कि इसके अंदर वाटर कंटेंट आ जाएगा, तो ये हमारा हाथ कैसे हो गया, एकदम टर्जिड स्टेट में आ गया, एकदम कड़क हो गया कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। ये देखो, जब वैक्यूल नहीं था या वैक्यूल के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा नहीं था तो एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा सा हाथ घूम रहा है। जैसे ही वाटर कंटेंट आ गया, वेरियस अदर पिगमेंट्स आ गए, ठीक है, तो हमारा ये हाथ कैसा हो गया, एकदम कड़क, यानी कि टर्जिड हो गया, है ना, टर्जिड हो गया। तो ये हमारा क्या करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। किसको, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। मेनली प्लांट सेल में देखा जाता है, कई बार इसको प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी देखा जाता है गैस वैक्यूल्स के नाम से, बट इसको हम लोग डस्टबिन ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डस्टबिन, डस्टबिन ऑफ सेल, ठीक है। चलो, हम लोगों ने क्या देख लिया, सेल कवरिंग क्या होती है, वैक्यूल क्या होता है। अब बात करते हैं किसकी, प्रोटोप्लाज्म की। किसकी, प्रोटोप्लाज्म। ये थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए हमको ये सारा हटाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, नोट कर लो अगर मन हो तो, वरना कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हटा दे।
चलो अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? प्रोटोप्लाज्म। यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा क्या, यही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वो भी था, बट इसके अंदर हम लोग काफी और चीजें भी देखेंगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये मान लो सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, हम सीधे सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के जितने भी अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी हिस्सा है उसको क्या बोल देंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी हिस्सा है उसको क्या बोल देंगे? प्रोटोप्लाज्म। अब देखते हैं, देखो प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट क्या क्या? एक होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और एक होता है क्या? न्यूक्लियस। बस साइटोप्लाज्म क्या होता है? तरल पदार्थ, यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है, जो तरल पदार्थ होता है उसको बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। और ये होता है क्या? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या? न्यूक्लियस हमारा बॉस, सेल का बॉस। बस इतना याद रखना, ये क्या है? सेल का बॉस है। बाकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम न्यूक्लियस से रिलेटेड सुनाने जाएंगे, ताकि न्यूक्लियस के सारे फंक्शंस, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस सब याद हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या है? हमारे सेल का बॉस है। ठीक है जी, चलो एक सेकंड रुकना। एनसीईआरटी में लिखा क्या है? एनसीईआरटी में लिखा है, ये स्टेटमेंट नोट करते हैं पहले तो। इन बोथ प्रोकैरियोटिक बता चुके, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेमी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने वो देखा कोलगेट मंजन देखा, वो जो लिक्विड वाला, वो उसी को बोलते हैं सेमी फ्लूइड। मैट्रिक्स called cytoplasm occupies the volume of cell। ठीक है, इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो परम इंपॉर्टेंट है। क्या? इट इज द मेन arena of cellular activity। Various chemical reaction occur in it to keep the cell in living state। ठीक है जी, बात समझो। देखो यहां से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहां से क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि, एक सेकंड पानी पी लेता हूं, गला सूख गया मेरा। तब तक नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या सिमिलैरिटी क्या है? ठीक है, तो एक सिमिलैरिटी ये हो गई कि दोनों में सेल मेम्ब्रेन सेम टाइप की होती है। लगभग सारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट सेल में, सारे सेल्स में, मे बी प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, फंजाई, कुछ भी हो, लगभग सारे सेल्स में
जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। तो क्या यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल एक और लेवल पे सेम होती है, कौन से लेवल पे? साइटोप्लाज्म के लेवल पे, ठीक है। दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म में और भी जो चीजें होती हैं वो दोनों में अलग हो सकती है, बट साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका नेचर कैसा है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि जैसे कोलगेट मंजन देखा है, जो आप लोग के घर में टूथपेस्ट आता है, वो टूथपेस्ट के टेक्सचर में वैसा ही कुछ, ठीक है, जेली लाइक कुछ वैसा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, एआईपीएमटी में। व्हाट इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना, यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे सेल के अंदर होती है उनमें से 90 to 95% एक्टिविटीज कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। बात समझ में आई? यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो एक लिविंग बीइंग को जिंदा रखने के लिए नेसेसरी होती हैं, वो कहाँ हो रही होती है? 90 to 95% हमारे साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। बात समझ में आ रही है बच्चा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस अभी हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले हम साइटोप्लाज्म के अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे इससे बाहर, फिर सीधा न्यूक्लियस देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो साइटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आते हैं? सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। अच्छा ठीक है, साइटो का मतलब क्या होगा? सेल, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है? प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। सेल के अंदर का जो लिक्विड है जिससे वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या क्या आता है? सेल ऑर्गेनल्स आते हैं और सेल इंक्लूजन्स आते हैं। बताएंगे क्या? सेल ऑर्गेनल्स और सेल इंक्लूजन्स, ठीक है। देखो, अब सेल ऑर्गेनल्स की बात करी है, तो सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन से? अब देखो, न्यूक्लियस हमारा सेल ऑर्गेनल नहीं है, ध्यान रखना ये बात। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल ऑर्गेनल। बच्चे न्यूक्लियस को इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है न्यूक्लियस हमारे क्या है? सेल ऑर्गेनल है। नहीं, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल नहीं है, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल। तीसरा होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी 3 प्रकार होते हैं, क्या क्या? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? खाना बनाना। क्या बनाना? खाना बनाना, यानी कि ये किचन हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट क्या प्रोवाइड करता है? कलर प्रोवाइड करता है। जैसे आम का कलर कैसा होता है? पीला होता है, तो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और टमाटर का कलर कैसा होता है? लाल होता है, किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? खाना बनाना। क्लोरोप्लास्ट कैसा पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर। जितने भी कलर पिगमेंट है, जितने भी कलर्ड पिगमेंट्स हैं, वो सारे क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। बट एक कलर को छोड़ के, कौन सा? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर वाला कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। जहां ग्रीन कलर आ जाए वहां क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, और बाकी जितने भी कलर पिगमेंट है वो सब किस में आएंगे? क्रोमोप्लास्ट में आएगा। और तीसरा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड का काम। हम लोग ये डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये नहीं है यहीं पे अटका देंगे, नहीं, और डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिड हो गया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ER शॉर्ट फॉर्म में। चौथा क्या है? गोल्जी बॉडीज। क्या? गोल्जी बॉडीज। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, डोंट वरी। बस अभी आप बस ये समझ लो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। एक तरह से मैं आपका गाइड हूं इस पूरे टूरिज्म का,
और मैं आपको बताऊंगा सर आप यहाँ घूमेंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, फिर यहाँ। लाइसोसोम, उसके बाद लाइसोसोम जिनको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, और दूसरा स्फेनोसोम। क्या? स्फेनोसोम। ठीक है। फिर माइक्रोबॉडीज, फिर सीलिया फ्लैजेला, अरे यार सीलिया फ्लैजेला, और फिर क्या है एक और यहां की जगह यहां पे हम लिखे दे रहे हैं राइबोसोम कॉमा सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रियोल कर दो, सेंट्रियोल। ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बता दूं, इनमें से कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, कौन कौन से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक, ये मैं आपको बता देता हूं कैसे। बहुत सिंपल सी चीज है भाई। देखो पूरे सेल में सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल पता है कौन सा होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। डीएनए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो अब जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है जी, एक कहानी सुना रहा हूं, बस वो कहानी सुनते रहते। कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई फैक्ट्री को कैसे चलाना है ये इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? डीएनए के पास होती है कि नहीं? कोई फैक्ट्री को कैसे चलाना है, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई फैक्ट्री है उसको कैसे चलाना है ये इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? बॉस के पास होती है, हाँ या ना? बॉस को ही तो पता होता है कि कहाँ पे कितना माल प्रोडक्शन करना है, कितना माल इंपोर्ट करना है, कितना माल एक्सपोर्ट करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन, कौन सी लेबर को कहाँ लगाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ? बॉस के पास होती है। बॉस ही तो सबको गाइड करता है। अपने पीओ को बोलता है ठीक है बेटा वहां जाओ, उनको ये ऑर्डर दो, फिर अपने मैनेजर को बोलता है यहाँ जाओ उनको ये ऑर्डर दो, ये सब बॉस ही तो करता है, हाँ या ना? जिस तरह एक बड़ी फैक्ट्री का जो सारा कार्यभार है वो कौन संभालता है? बॉस संभालता है। उसी तरह सेल का भी सारा कार्यभार, सारी इंफॉर्मेशन सेल की किसके पास होती है? डीएनए के पास। डीएनए ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, कौन सा मेटाबॉलिज्म होना है, हर एक चीज किसके पास होगी? डीएनए के पास। अब देखो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो उसके बॉस के पास सिक्योरिटी होती है कि नहीं होती? होगी या नहीं? अब जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास भी सिक्योरिटी होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारी जो सूचनाएं हैं, हमारे देश की जो सूचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके पास उनका कलेक्शन है। हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके पास। यहाँ आपको पता है हमारे जो इंडिया है उनके प्रधानमंत्री के पास न्यूक्लियर बटन का एक्सेस होता है। वो चाहे तो न्यूक्लियर बटन दबा के न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकते हैं, इतना बड़ा एक्सेस होता है। तो भाई साहब इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति के पास सिक्योरिटी होती है कि नहीं? हाँ है ना? देश के प्रधानमंत्री के पास सिक्योरिटी होती है कि नहीं? Z++ सिक्योरिटी होती है। अब जैसे देश के प्रधानमंत्री जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, जिनके पास देश की सारी इंफॉर्मेशन है, उनके पास भी सिक्योरिटी है, वैसे हमारे अंदर जो डीएनए है जिसके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है उसके पास भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? होनी चाहिए कि नहीं? तो डीएनए के पास जहां जहां डीएनए होगा, जिस जिस भी सेल ऑर्गेनल में डीएनए होगा वहां कैसी Z++ सिक्योरिटी यानी कि डबल मेम्ब्रेन वाली सिक्योरिटी प्रेजेंट होगी। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स के पास डीएनए होता है? देखो न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है। न्यूक्लियस हमारा कैसा हो गया? डबल मेम्ब्रेन। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है, तो वो कैसा हो गया? डबल मेम्ब्रेन। और हमारे प्लास्टिक के पास भी खुद का डीएनए होता है, तो कैसा होगा? डबल मेम्ब्रेन। बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स है, अब राइबोसोम और सेंट्रियोल को छोड़ दो, राइबोसोम और सेंट्रियोल को छोड़ दो, ये क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, मेम्ब्रेन लेस। ठीक है। राइबोसोम और सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस होते हैं, और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सब सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन वाले। ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग को ये पता चल गया कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल नहीं है। न्यूक्लियस प्रोटोप्लास्ट का एक हिस्सा है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी डीएनए होता है। हाँ, बट क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है।
सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए होता है वैसा डीएनए होता है। अब बात करते हैं किसकी, सेल इंक्लूजन्स की। अब देखो आपने बोल दिया सर सेल ऑर्गेनल्स तो समझ में आ गया, सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं प्रेजेंट वो हो गए सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? अच्छा एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या कभी मम्मी को पकौड़ी बनाते हुए देखा है या खुद कभी पकौड़ी बनाई है? ठीक है, मान लो जो पकौड़ी का जो बैटर होता है, जो भी वो बेसन का वो जो लपेटा जाता है पकौड़ी में, वो ऐसे डाला आपने कढ़ैया में, कढ़ाई में, हम हमारे इधर कढ़ैया बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने ऐसे उठाया, उसको डाला, और देखो जो हमारा पकौड़ी है, मेन पकौड़ी को हम लोग बोल देते हैं, मान लो हम लोगों ने जो तेल है उसको बोल दिया साइटोप्लाज्म, ठीक है डन। जो तेल है उसको बोल दिया साइटोप्लाज्म, जो पकौड़ी हम लोगों ने डाली है उसको बोल दिया हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल बोल दिया, ठीक है। तेल को क्या बोल दिया साइटोप्लाज्म, पकौड़ी को बोल दिया क्या सेल ऑर्गेनल। और देखो पकौड़ी जब छान लेते हो तो नीचे वो कुछ कुछ पकौड़ी के टुकड़े नहीं पड़े रहते हैं, कुछ कुछ एर्गैस्टिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेल इंक्लूजन को? एर्गैस्टिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? एर्गैस्टिक सब्सटेंस। कहानी के रूप में याद रखना भाई। देखो मैंने इतना सबको आपको लॉजिकल बता दिया, इसको थोड़ा कहानी के रूप में याद रखना क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। देखो पकौड़ी डाली, पकौड़ी के नीचे छोटे 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 टुकड़े नहीं बनते, उन्हीं को बोल दिया सेल इंक्लूजन्स। बात नहीं? वैसे ही जैसे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल है, और सेल ऑर्गेनल्स जब मेटाबॉलिज्म करते हैं, जब सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं मेटाबॉलिज्म कर लेते हैं, तो छोटे 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 जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट कह लो, मेटाबॉलिक स्टोरेज सब्सटेंस कह लो, मेटाबॉलिक स्टोरेज सब्सटेंस ही कह लो, जो मेटाबॉलिक स्टोरेज सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं क्या? सेल इंक्लूजन्स। बात समझ में आई? कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर तेल यानी कि साइटोप्लाज्म, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, यानी कि हमारी पकौड़ी, और उसके और जब पकौड़ी छन जाती है तो क्या होता है छोटे छोटे सब्सटेंसेस पड़े होते हैं कढ़ाई के अंदर। वैसे ही जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जब सेल ऑर्गेनल्स मेटाबॉलिज्म करते हैं तो छोटे छोटे मेटाबॉलिक वेस्ट या स्टोरेज बॉडीज बनते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? सेल इंक्लूजन या एर्गैस्टिक सब्सटेंसेस, ठीक है जी। चल स्टोरेज प्रोडक्ट्स। अब देखो सेल इंक्लूजन्स दो प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, नहीं तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तीन प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट्स। पहले कौन से होते हैं? ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जिनको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट्स कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स और क्या? लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ठीक है। सिक्रीटरी सब्सटेंस, सिक्रीटरी सब्सटेंस कौन कौन से? जैसे पिगमेंट्स हो गया, पिगमेंट्स, एंजाइम्स, ये जो सेल मेटाबॉलिज्म के दौरान सिक्रीट करता है इनको सिक्रीटरी सब्सटेंस बोलते हैं। और नेक्टर, जो फूलों का जो रस होता है उसको बोलते हैं क्या? नेक्टर। पिगमेंट हो गया, पिगमेंट, एंजाइम्स और नेक्टर सिक्रीटरी सब्सटेंस में आते हैं। और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यानी कि जो सेल बाहर निकालना चाहता है अपनी बॉडी से, एक्सक्रीट करना चाहता है, उनको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। ये आते हैं एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स, ग्लूकोज, ग्लूकोसाइड्स, ग्लूकोसाइड्स, टैनिन्स, रेजिन्स, और कौन से होते हैं? लैटेक्स, एसेंशियल ऑयल्स, जो सेल के इनको कह सकते हैं सेल का मेटाबॉलिक वेस्ट, ये होता है सेल के सिक्रीटरी सब्सटेंस, और ये होता है सेल के स्टोरेज सब्सटेंस। बात समझ में आई? साइटोप्लाज्म पढ़ लिया हम लोगों ने, साइटोप्लाज्म समझ में आया या नहीं? इसको एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं हटा दूंगा ये। ठीक है, अब देखो साइटोप्लाज्म हम लोगों ने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस। ये होता है बॉस हमारे सेल का।
न्यूक्लियस बॉस होता है और कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और आगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा है देख लेते हैं। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या लिखा है, इनसाइड ईच सेल there is a dense membrane bound structure called nucleus। ठीक है, तो जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है थोड़ी सी पोरस होती है, यानी कि छेद छेद बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा है एनसीईआरटी में। ठीक, अगली लाइन क्या होता है, अच्छा जी, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्यों भैया ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से, और यही हमारी क्या होती है, हेरिडिटी यूनिट होती है। क्या होती है, इसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए के अंदर क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मुझे अपने पापा से और मम्मी से डीएनए में जीन्स मिले। अब जो हमारे अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो किसकी किसकी है, मेरे मम्मी और पापा की। और मेरे मम्मी पापा की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कहां पर स्टोर्ड है, इसी डीएनए में। और डीएनए में किस, डीएनए कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं हेरिडिटी यूनिट। यही जीन का ट्रांसफर इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। सोचो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरा से इसमें इधर उधर हो गया, आप लोग को पता है जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है उसमें कुछ नहीं होता है, बस हम लोग देखो बॉयज में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, हाँ या ना, हाँ या ना। अब यही बस एक्स वाई की जगह एक्स एक्स वाई हो जाता है, बस इसी को बोलते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या कर देता है, लड़के के अंदर थोड़े थोड़े लड़कियों वाले कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैकब मोनॉट सिंड्रोम होता है उसमें थोड़े थोड़े, वो भी ऐसी जेनेटिक लेवल की बीमारी होती है, उसमें थोड़े 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 क्या, आदमी थोड़ा सा क्या साइकोलॉजिकली बीमार हो जाता है और वो थोड़ा एक उसके जैसे अपराधी के जैसे बिहेव करने लगता है। बात समझ में आ रही है। तो डीएनए के पास, न्यूक्लियस के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे सेल की, हमारे आगे आने वाली जनरेशन की। सेल के अंदर कौन सा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अगर एक भी जो प्रोटीन है हमारे सेल का अगर वो गलत बनने लगा तो हम लोग को डिजीज हो जाएगी। जैसे एक डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। उसमें कुछ नहीं होता है, बस जो क्या कहते हैं प्रोटीन चैन होती है उसमें गैग से गुग हो जाता है। गैग से गुग का मतलब होता है देखो GAG में हो जाता है। ये होता है, ये अमीनो एसिड को कोड करने का ये कोड होते हैं, कोड ऑफ अमीनो एसिड यानी कि ग्लाइसिन, एनालिन और फिर ग्लाइसिन। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ग्लाइसिन, यूरासिल और फिर ग्लाइसिन। GAG से GUG, बस एक ये कोड का डिफरेंस आ जाता है तो क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया। क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। बात समझ में आ रही, बस एक कोड के डिफरेंस है। सोचो अगर डीएनए में ये कोड जाके गलत हो गया तो हम लोग को क्या हो गया, डिजीज हो गया। एक बस छोटा सा कोड GAG से GUG हो जाता है, हम लोग को बीमारी हो जाती है। सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है डीएनए के ऊपर, और हम लोग कितनी बड़ी चीज पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग जीन के अंदर झांक के देखेंगे, डीएनए मतलब न्यूक्लियस के अंदर झांक के देखेंगे डीएनए क्या होता है, सैट क्रोमोसोम क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है,
काइनेटोकोर क्या होता है, डीएनए के अंदर सारी चीजें पढ़ेंगे। न्यूक्लियोलस क्या होता है, कितने अंदर तक जाने वाले हैं सेल के। सोचो साइंस कितना तरक्की कर चुका है। और आपको पता है कि हमारे जो इंडिया है उसने ये तरक्की कई हजार साल पहले कर ली थी, बट ड्यू टू सम फॉरेन इन्वेजन्स, सम क्या मतलब भरमार थी फॉरेन इन्वेजन्स की, हम लोग अपनी संस्कृति खो चुके हैं। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत बहुत अच्छी है, बस लोग समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर अच्छा है। अरे हमारे भारत की संस्कृति में झांक कर तो देखो एक बार। आजकल के जो युवा है वो कुछ बुरी आदतों का शिकार बन गए हैं इस फॉरेन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर। सिगरेट पीना, शराब पीना, क्यों? हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। हम लोग जो चीजें हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गिरेसी, हम लोग अपनी देशभक्ति को भूल गए। हम लोग आजकल इतने जो लड़कियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपने संस्कार, अपनी संस्कृति भूल गए हैं। और ये जो संस्कृति है ये हम लोग को पता है क्या सिखाती है? एक श्लोक है क्या, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी कि जहां पे नारियों का उचित सम्मान होता है, जहां पे नारियों की उचित इज्जत होती है, वहां पे देवताओं का वास होता है। और ये देवता कहीं ऐसा स्वर्ग से इंद्रदेव नहीं आते हैं, देवता आते कैसे? सक्सेस के रूप में, प्रॉस्पेरिटी के रूप में। समझ में आया? तो अपनी संस्कृति को ना भूलें। इंडिया की संस्कृति वर्ल्ड की बेस्ट संस्कृति है, जिसने इसको विश्व गुरु बना के रख दिया था। तो मॉडर्निटी के नाम पर अपनी संस्कृति मत भूलिएगा। बस चलो, ज्ञान हो गया, चलो आगे आओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के अंदर कितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। हमारे जो आगे आने वाले हमारे बच्चे होंगे उनके पास हमारा डीएनए जाएगा, तो उनके शरीर की मॉडिफिकेशन वैसे हो जाएगी। अगर डीएनए में कई सारे मॉडिफिकेशन आ जाए ना, तो हम लोग इंसान से जानवर भी बन सकते हैं। समझ में आ रहा है न्यूक्लियस के पास कितना बड़ा रोल है? तो डीएनए कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब देखो जो न्यूक्लियस होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर ये पार्ट देखो किसी को ना समझ में आया हो, कोई कंफ्यूज हो गया हो, तो मेरे को बता देना, बाकी मैंने अच्छे से कर दिया है वैसे। ठीक है, और देखो न्यूक्लियस दो प्रकार का होता है। किसके बेसिस पे? मेम्ब्रेन के बेसिस पे। एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। यहाँ पे एक कहानी सुना रहा हूं, समझना ध्यान से। ठीक है, कहानी ये है, देखो जब धरती बनी तो सेल कैसे होंगे? सिंपल से मैं एक कहानी सुना रहा हूं। क्या? देखो जब हमको मान लो हमको एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है, शुरू में हमने मान लो 3-4 लाख रुपए निकाला और 3-4 लाख रुपए लगाया फैक्ट्री में, तो क्या है बहुत लार्ज स्केल फैक्ट्री बन जाएगी? नहीं। जैसे कोरोना का पीरियड था, कोरोना के पीरियड में क्या हुआ, कई लोग आए और उन्होंने किसकी फैक्ट्री लगा दी? सैनिटाइजर की। शुरू में इनिशियली उन्होंने 2-3 लाख रुपए लगाए फैक्ट्री में, और मान लो उनका सैनिटाइजर चल गया, भयंकर रूप से चल गया। मान लो 2-3 लाख रुपए लगा के उन्होंने एक हॉल खरीद लिया, उसी हॉल में एक कॉर्नर में सैनिटाइजर बनाने की मशीन, एक कॉर्नर में सारा रॉ मटेरियल रखा है, और एक कॉर्नर में सारे लेबर वगैरह काम कर रहे हैं, पैकेजिंग यूनिट का मतलब सैनिटाइजर को बॉटल में भर रहे हैं। और जहाँ पे सैनिटाइजर बनाने की मशीन रखी थी वहां पे एक लेबर सैनिटाइजर बना रहा है, और एक कॉर्नर में मैं बैठा हूँ। ठीक है, 4 कॉर्नर हो गए रूम के, चारों में काम चल रहा है। ठीक है, पहले स्मॉल स्केल पे चल रहा था, एक हॉल मैंने खरीदा था मात्र, उसी हॉल में सारा काम चल रहा था, हाँ या ना? ठीक है, मान लो मेरा वो सैनिटाइजर चल पड़ा, बहुत चल पड़ा, भरमार हो गई, मार्केट में छा गया पूरी तरह से। ठीक है, अब मेरे पास 100-150 करोड़ रुपए आ गया। ठीक है, 100-150 करोड़ रुपए आने के बाद क्या मैं अपनी फैक्ट्री को स्मॉल स्केल वाली रखूंगा? नहीं ना। अब मैं अपनी फैक्ट्री को बड़ा करूंगा, बहुत बड़ा करूंगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है। मैंने अपनी फैक्ट्री को बड़ा किया, मैंने कहा पैकेजिंग यूनिट अलग हो जाए, यानी कि जहां सिर्फ पैकेजिंग चल रही है,
मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग हो जाए, जहां सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, चीजों को बनाया जा रहा है, वहां चीजों को पैक किया जा रहा है। मैं कहा रॉ मटेरियल यूनिट अलग हो जाए, जहां पे सिर्फ रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, ठीक है। और मैंने अपना एक अलग केबिन बनवाया, बढ़िया सा एसी वेसी लगवा के, मेरे पास Z++ सिक्योरिटी भी आ गई। मैंने एक बढ़िया सा अपना केबिन बनवाया, ठीक है। और वहां पे मैं अपना सबको आदेश देता हूँ, अपने पीओ को बोलता हूँ कि चाहो पैकेजिंग यूनिट में ये करवाओ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये करवाओ, डिजाइनिंग यूनिट में ये करवाओ, रॉ मटेरियल इतना है इतना मंगवाओ। मैनेजर से, पीए से मैं ये बोलता हूँ, ठीक है। शुरू में कैसा था मेरा सिस्टम? शुरू में बहुत सिंपल सा था, ऐसा कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन तो था नहीं कि पैकेजिंग यूनिट अलग, ये यूनिट अलग, वो यूनिट अलग। कंपार्टमेंटलाइजेशन था नहीं था। अब मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं डेवलप हो गया, मैं एडवांस हो गया, तो अब मेरे पास हर एक चीज का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, हाँ या ना? हर एक चीज के वेरियस कंपार्टमेंट्स बन गए, हाँ या ना? चलो देखो, बिल्कुल सेम कहानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की भी है। देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है क्या? प्रिमिटिव। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस कैसा हो? प्रिमिटिव टाइप का। देखो, जब इवोल्यूशन हुआ सेल का, तो पहला प्रोकैरियोटिक सेल बना। जैसे मेरी पहले छोटी स्केल की फैक्ट्री थी, तो कैसा हमारा पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना, और इसकी जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। यानी अब देखो, इसकी न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं है, पर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, जो नेचर है वो समझ गया भाई साहब ये जो डीएनए है ना, उसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसको सुरक्षा देनी पड़ेगी। जैसे एडवांसमेंट हुआ तो नेचर समझ गया कि चलो प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो मैंने सुरक्षा नहीं दी, पर यूकैरियोटिक सेल्स में मैं सुरक्षा दूंगा, जरूर दूंगा। तो उसने क्या कर दिया? डबल मेम्ब्रेन। कौन सी? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दे दिया न्यूक्लियस को। भाई साहब दो मेम्ब्रेन उसकी सुरक्षा कर रही है। बात समझ में आई? ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, जिनके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारी आगे वाली जनरेशन कैसी है, हमारे अंदर सारे फंक्शंस कैसे होंगे, कौन कौन से प्रोटीन्स बनेंगे, कौन कौन से चीजें बनेंगी, कैसे कब कौन सा प्रोटीन बनेगा। मैंने बताया ना, एक अमीनो एसिड के कोड बदलने से हम लोग को सिकल सेल एनीमिया हो गया था। गैट से गो हुआ और हम लोग को सिकल सेल एनीमिया हो गया। सोचो कितना बड़ा चैप्टर है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो, आज हम लोग न्यूक्लियस तक कर चुके हैं, ओवरव्यू हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब ओवरव्यू कंप्लीट होने के बाद कल हम लोग क्या क्या देखेंगे? सेल का साइज देखेंगे, सेल का शेप देखेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस देखेंगे, और कल प्रोकैरियोटिक सेल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है जी। चलो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।